जैसे ही वो सरकंडों के करीब से गुजरकर एक दो कदम आगे गया, मैंने पीछे से उस पर इस तरह छलांग लगाई कि मेरे सीधे बाजू ने उसकी गर्दन को अपने फौलादी शिकंजे में लेकर अपने साथ ही नीचे गिरा दिया। मैंने उस आदमी के नीचे गिरते उसकी गर्दन को सिर्फ एक झटका दिया। उसका सांस बंद हो चुका था। मैंने उसकी लाश को वहीं छोड़ा और उठकर सामने की जानिब दौड़ पड़ा। जिस तरफ आबादी थी, मैं उस इलाके को छोड़कर जीटी रोड वाले टाली के दरख्तों में आ गया। अब मैं चाहता था कि मुझे आगे जालिंधर की तरफ जाती कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मुझे इस खतरनाक इलाके से निकाल दे। ऐसी सवारी कोई ट्रक ही हो सकता था। अपने कमांडो मिशन की सरगर्मियों के दौरान मैंने अक्सर दो शहरों के दरमियान रातों को चलने माल बरदार ट्रकों पर लिफ्ट लेकर काफी सफर किया था। मुझे ये एहसास भी था कि अमृतसर जेल से मेरे फरार की इत्तला इर्द गिर्द के शहरों और जिले के सारे थानों को पुलिस ने कर दी होगी और बहुत मुमकिन है कि रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी भी लगा रखी हो, पुलिस चेकिंग भी कर रही हो। मेरी तस्वीर पुलिस को मिल गई होगी। हर सिपाही के पास मेरी तस्वीर नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस मुझे मशकूक समझकर पकड़ जरूर सकती थी। मैं टाली के दरख्तों के दूसरी तरफ से होकर जीटी रोड पर चल रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, दिन की रोशनी सफेद होती जा रही थी। मेरे पास एक पैसा तक नहीं था। जितनी इंडियन करेंसी थी वो सारी अमृतसर जेल के अमले ने अपने पास रख ली थी। मेरा हुलिया ऐसा था कि अपने लिबास से मैं या तो कोई मजदूर लग रहा था या मशकूक। दूर मुझे सड़क के किनारे कच्चे पर रुकी हुई एक मोटर कार नजर पड़ी। उसका ड्राइवर उसका टायर बदल रहा था। मेरे करीब जाने तक उसने टायर बदल लिया था और अगली सीट खोल कर बैठने ही वाला था कि मैं दौड़कर उसके पास गया, प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे आगे तक ले जाएं। मेरी माता स्वर्गवास हो गई हैं। मेरे पास गांव जाने के लिए पैसे नहीं हैं। ड्राइवर बूढ़ा आदमी था और हिंदू था। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और कहा, कहाँ जाओगे? मैं तो अंबाले जा रहा हूँ। मैंने कहा, महाराज मुझे जालिंधर के करीब मियाँ वाले गाँव में जाना है। मैंने इस ख्याल से यूं ही एक फर्जी गाँव का फर्जी नाम बोल दिया था कि पंजाब में बेशुमार छोटे छोटे गाँव हैं और इन गाँव के नाम इसी किस्म के हुआ करते थे। उसने कहा, बैठ जाओ अंदर, सवेरे सवेरे क्या काम लेकर आ गए हो, इनकार भी नहीं कर सकता। वो गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया और गाड़ी खाली सड़क पर चल पड़ी। ये पुरानी सी मोटर कार थी, खुदा जाने किस मॉडल की थी और उसका क्या नाम था। फूली हुई नस्वारी रंग की गाड़ी थी। पिछली सीट काफी नीचे बैठी हुई थी। मैं उस पर ऐसे बैठ गया कि पीछे से किसी को नजर न आ सकूं। ड्राइवर ने पूछा, तुम कहाँ काम करते हो कि तुम्हारी माता स्वर्गवास हो गई हैं और उसने तुम्हें गाँव जाने का किराया भी नहीं दिया? सवाल उसने बिल्कुल ठीक किया था। मैं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया क्योंकि ड्राइवर मुझे सामने लगे आईने में से देख रहा था। मैंने कहा, महाराज एक दुकान पर खैरात का काम सीखता हूँ। लाला जी दिल्ली गए हुए थे। माता जी के स्वर्गवास होने की खबर मिली तो किसी से पैसे नहीं मांग सकता था। 10-15 रोज ही हुए हैं यहाँ काम करते। अकेला दुकान की छत पर सोता हूँ। उसके बाद ड्राइवर ने मुझसे कोई सवाल न किया। मैंने सीट पर खिसकते खिसकते अपना सर नीचे कर लिया ताकि पिछले शीशे से मैं नजर न आ सकूं। गाड़ी एक खास रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी। सूरज निकल आया था। धूप चारों तरफ फैल गई थी। पीछे से एक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ कर ली। ट्रक गुजर गया। ड्राइवर ने गाली देकर कहा, इतनी तेज ट्रक चलाते हैं, एक्सीडेंट क्यों ना होंगे? मैं बड़ा चौकस होकर सामने की तरफ सड़क पर देख रहा था। दूर तक सड़क खाली थी। कोई 15-20 मिनट के बाद कोई कस्बा आया जिसके मकान और दुकानें जीटी रोड के दोनों जानिब थीं। खतरा था कि जहां पुलिस की नाकाबंदी ना हो, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। गाड़ी कस्बे से गुजर गई। अमृतसर से जालिंधर 40 मील दूर होगा। पौन घंटे के बाद जालिंधर के आसपास का इलाका शुरू हो गया। यह इलाका मेरा जाना पहचाना था। ड्राइवर ने सामने वाले आईने में से मुझे घूरते हुए पूछा, ओए तुम्हारा गांव कहाँ है? आगे तो जालिंधर आ रहा है। मैं यूं ही मोटर की खिड़की में से बाहर इधर उधर देखने लगा। मेरे हिसाब से मुझे वहीं किसी जगह उतर जाना चाहिए था क्योंकि जालिंधर बड़ा शहर था और बड़ा पुलिस स्टेशन था। वहां जरूर पुलिस मेरी तलाश में गाड़ियों वगैरह की चेकिंग कर रही होगी। मैंने कहा, बस महाराज यहीं रोक दें, यहाँ से मेरा गाँव ज्यादा दूर नहीं। उसने गाड़ी कच्चे में रोक दी। मैंने नीचे उतरकर उसका हिंदी में शुक्रिया अदा किया। उसने कोई जवाब न दिया और मोटर आगे चल दी। मैं सड़क से उतरकर खेत में दाखिल हो गया। मैं एक कौस की शक्ल में जालिंधर शहर के मगरिब की तरफ से होकर एक लंबा चक्कर लगाकर बहुत आगे जाकर दोबारा जीटी रोड पर निकल आना चाहता था। अभी तक मैंने यही फैसला किया था कि इसी तरह ट्रकों और मोटर गाड़ियों में लिफ्ट लेकर दिल्ली की जानिब जितना आगे निकल सकता हूँ निकल जाऊं। सोचने को तो मैंने सोच लिया और चलने को चल भी पड़ा, मगर जालिंधर शहर आज़ादी मिलने के इतने साल बाद बहुत फैल गया था। नई नई कॉलोनियां बन गई थीं, नए नए कारखाने लग गए थे, आबादी बहुत हो गई थी। खेतों से निकलकर मैंने सामने की जानिब देखा तो आबादियां ही आबादियां थीं। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक जरा एक जानिब गया। मैं निस्फ दायरे की शक्ल में जालिंधर शहर की आबादियों के पीछे से होता हुआ आगे वापस जीटी रोड पर पहुंचा। लेकिन आगे इतनी आबादी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ से रुख बदलूं। दिन पूरी तरह निकल आया था। जगह जगह लोग नजर आ रहे थे।
खेतों में ट्रैक्टर भी चल रहे थे। मैं एक जगह से गुजरा जहां दरख्तों में अखाड़ा बना हुआ था। नौजवान हिंदू सिख वहां जोर कर रहे थे। पास ही रहट चल रहा था। उसका पानी एक होज में से होकर नाली की शक्ल में एक तरफ से गुजर रहा था। मुझे प्यास लगी। मैंने बैठकर हाथ मुंह धोया और आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगा। मेरी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। 2-3 हिंदू अखाड़े के किनारे बैठे बदन पर तेल की मालिश करते हुए ऊंची ऊंची आवाज में एक दूसरे से हंस हंस कर मजाक की बातें कर रहे थे। एक हिंदू कहने लगा, सोने आओ खबरदार होकर, एक पाकिस्तानी जासूस अमृतसर जेल से फरार हुआ है। मेरे कान खड़े हो गए। दूसरे हिंदू ने हंसकर कहा, तुम बड़ी अफवाहें उड़ाते हो। पहले वाला हिंदू बोला, मैंने प्रताप अखबार में खबर पढ़ी है। तुम तो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे होते तो ये जरूर पढ़ते। इस दौरान जरा परे बैठे हुए एक हिंदू ने कहा, तारा ठीक कहता है, मैंने भी प्रताप में ये खबर पढ़ी है। एक पाकिस्तानी जासूस जेल तोड़कर भाग गया है। अखबार ने लिखा है कि वो जालंधर अंबाले की तरफ गया है। अब मेरा वहां रुकना ठीक नहीं था। मैं बड़े इत्मीनान से उठकर वहां से आगे चल दिया। अखबार के मुताबिक पुलिस मेरे पीछे पीछे जालंधर की तरफ आ रही थी और इसके अलावा अमृतसर पुलिस की रिपोर्ट पर जालंधर की पुलिस भी होशियार हो गई होगी। खतरा मेरे करीब आ गया था। जालंधर शहर से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं था। मैं अंदाजे से ही निस्फ दायरे बनाने की कोशिश करते हुए जीटी रोड पर बहुत आगे निकल जाना चाहता था, मगर आबादियां और नई कॉलोनियां जगह जगह बनी हुई थीं। सड़कों पर रिक्शा, मोटरें और स्कूटर चल रहे थे। लोग दफ्तरों और कॉलेजों की तरफ जा रहे थे। जालंधर शहर के सिर्फ इस इलाके को मैं पहचानता था जिधर मशरकी पंजाब के DIG पुलिस की तवाइफ बीवी हरपाल कौर की कोठी थी, जहां वो अपनी तवाइफ माँ के साथ रहती थी और जहां मैं भी 2-3 रातें गुजार चुका था। हरपाल कौर का ख्याल आते ही मैंने सोचा कि क्यों ना उसके यहाँ जाकर कुछ दिन के लिए छुप जाऊं। जब हालात जरा मामूल पर आ जाएं तो वहां से दिल्ली रवाना हो जाऊं। मगर मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि वो इलाका जहां से किस तरफ है जहां हरपाल कौर की कोठी है। ये सिख तवाइफ औरत मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगी थी। मैंने उसे अपना नाम जगदेश बताया था और अपने आप को जालंधर का रहने वाला और कॉलेज स्टूडेंट जाहिर किया था। मैं सोच भी रहा था और चल भी रहा था। मैं कॉलोनी के क्वार्टरों के दरमियान से गुजर गया। आगे फिर एक कॉलोनी आ गई। वहां से अंदाजा लगाकर जीटी रोड की तरफ हो गया। मैं एक छोटे से वीरान मैदान में से गुजर रहा था जहां कूड़े करकट और लोहे के स्क्रैप के ढेर जगह जगह पड़े थे। उनको अबूर करके छोटी सी सड़क पर आया था। एक जानिब 4 दीवारी में सब्ज रंग का परचम लहराता नजर आया। ये झंडा एक नीम शिकस्ता से गुंबद पर लगा हुआ था। मैं फौरन समझ गया कि ये कोई मजार है। मैं दीवार के साथ साथ चलता मजार के दरवाजे के पास आ गया। मैंने अंदर झांक कर देखा, एक छोटी सी मस्जिद का सहन था। दूसरी तरफ गुंबद वाले मजार का छोटा सा दरवाजा था जिसके ऊपर छोटी छोटी सब्ज झंडियां लगी थी। एक आदमी दरवाजे के पास सफ पर बैठा था। मस्जिद के सहन में भी एक आदमी सफ़ें तह कर रहा था। ये किसी मुसलमान बुजुर्ग का मजार था। इतना मुझे मालूम था कि जालंधर में तकसीम के वक्त एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। कुछ अरसे के बाद वहां रियासत मालीर कोटला के पंजाबी मुसलमानों ने आकर कारोबार शुरू कर दिया था। क्योंकि रियासत मालीर कोटला के मुसलमानों को सिखों ने हाथ भी नहीं लगाया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि रियासत का सरबराह मुसलमान था, बल्कि असल वजह यह थी कि औरंगजेब के ज़माने में जब सिखों के एक गुरु के बच्चों पर एक रिवायत के मुताबिक मुगल दरबार की तरफ से जुल्म सितम हुआ तो सिर्फ रियासत मालीर कोटला के नवाब ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उस वक्त सिखों के गुरु ने पंथ को हुक्म सादर कर दिया था कि आज से रियासत मालीर कोटला के मुसलमान हमारे दोस्त हैं। चुनाचे जब पाकिस्तान बना और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो रियासत मालीर कोटला के मुसलमान महफूज रहे थे। इधर उधर के इत्तेहाद से पंजाबी मुसलमान जहां आ गए थे। ये बात मुझे मालीर कोटला के मुसलमान नहीं बताई थी। अब खुदा जाने इसमें कहाँ तक सच्चाई है। मशरकी पंजाब में जो मुसलमान बुजुर्गों के मज़ार थे, मुसलमानों के जाने के बाद सिखों ने उसे संभाल लिया था, क्योंकि अक्सर इन मज़ारों पर हिंदू सिख मर्द औरतें भी मन्नतें मानने आया करते थे। मेरे ख्याल में ये मज़ार भी ऐसा ही था, मगर जहाँ जो मुतवल्ली बाहर बैठे हुए थे उसकी शरई दाढ़ी थी, वो मुसलमान मालूम होता था। मैंने अपने जहन में एक लम्हा सोचकर उसके पास जाकर सलाम किया और बुजुर्ग के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के बाद वहीं एक तरफ होकर बैठ गया। मतवल्ली ने मुझसे पूछा, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आए हो, पंजाबी हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं मालीर कोटला से जालंधर एक अदालत में पेशी भुगतने आया हूँ। मेरे चचा ने मुझ पर दुकान से बेदखल कराने का केस दायर कर रखा है। सोचा इन बुजुर्ग के मज़ार पर आकर दुआ मान लूँ। मतवल्ली ने मेरी तरफ उसके बाद कोई ख़ास तवज्जो न दी और जो संदूकची उसने अपने सामने रखी हुई थी उसमें से पुराने तह किए हुए कागज़ निकाल कर देखता रहा। मैंने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं, कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं। चचा ने मुझ पर झूठा मुकदमा बनवाया हुआ है। हमारे मोहल्ले के एक बाबू ने कहा था कि जालंधर जाकर DIG पुलिस के पास जाकर मेरा नाम लेना, वो तुम्हारी मदद करेगा।
मैं उनके दफ्तर गया तो वो वहां नहीं थे। मुझे उनके घर का पता मालूम नहीं। सोचता हूँ डीआईजी साहब के घर जाकर उनसे मिलूं, शायद वो मेरी मदद करें। मुतवल्ली ने कहा, डीआईजी तो सिख सरदार हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, तुम उनसे ज़रूर मिलो, वो अक्सर बाहर ही रहते हैं। जहाँ उनकी बीवी की कोठी है मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ, जाकर देख लो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। उसने मुझे हरपाल कौर की कोठी का पता बता दिया। मैंने मुतवल्ली से ये कहकर थोड़े पैसे उधार ले लिए कि मेरी जेब कट गई थी। मालिर कोटला जाते ही मैं ये पैसे मनी ऑर्डर करवा दूंगा। मैं सलाम करके उठा और सड़क पर एक तरफ चलने लगा। दिल में सोच रहा था कि मेरा हरपाल कौर के यहाँ जाना मुनासिब रहेगा या नहीं, कहीं किसी और मुसीबत में न फंस जाऊं। पुलिस मुझे चारों तरफ से घेरे में ले रही थी। इस बात का खतरा था कि मैं इसी तरह पैदल चलता रहा तो जी की रोड पर या कहीं न कहीं जरूर पकड़ लिया जाऊंगा। मैंने एक खाली मोटर रिक्शा लिया और हरपाल कौर की कोठी जिस इलाके में थी उस तरफ रवाना हो गया। कोठी के गेट से काफी पीछे मैंने रिक्शा छोड़ दिया। कोठी को मैंने पहचान लिया था। पोर्च और लॉन खाली था। हरपाल कौर की गाड़ी वहां नहीं थी। चौकीदार एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने मुझे नहीं पहचाना। मेरा हुलिया बहुत शिकस्ता हो रहा था, कपड़े मैले कुचैले थे। मैं उससे पूछा कि श्रीमती हरपाल कौर जी घर पर हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो वो मेरी शक्ल सूरत और कपड़ों को देखकर बोला, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कुछ ऐसी बातें की जिससे उसे यकीन हो गया कि मैं श्रीमती जी का कोई करीबी रिश्तेदार हूँ जो उनसे मदद लेने आया है। कहने लगा, इधर बैठ जाओ, श्रीमती जी अपनी माता की खबर लेने अस्पताल गई हैं, अभी आ जाएंगी। मालूम हुआ कि हरपाल कौर की माँ अस्पताल में दाखिल है। मुझे उसकी माँ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कोठी के बागीचे में क्यारी के पास बैठ गया। कोई 15-20 मिनट के बाद हरपाल कौर की गाड़ी कोठी में दाखिल हुई। वो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका पुराना सिख ड्राइवर चला रहा था जिसकी शक्ल से मैं वाकिफ था। हरपाल कौर ने सरसरी निगाह से मुझे देखा मगर न पहचाना। मैं उठ के पोर्च की तरफ गया। गाड़ी पोर्च में खड़ी हो गई थी। हरपाल कौर गाड़ी से बाहर निकल रही थी। उसने मुझे देखा तो देखती ही रह गई। मैं हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा तो वो हैरान होकर बोली, जगदीश तुम? मैंने कहा, जी श्रीमती, मैं एक जगदीशी हूँ, अंदर आ जाओ। मैं हरपाल कौर के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। हरपाल कौर वैसी की वैसी ही थी। उसके हुस्न में कोई फर्क नहीं आया था। मैंने उसे एक फर्जी कहानी घर कर सुना दी कि मेरे पिता की वफात के बाद हमारे हालात खराब हो गए। हमने अपना जालिंधर वाला मकान बेच दिया और बंबई चले गए। वहां मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। जो पास था सब खत्म हो गया। मैंने बंबई में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ अरसा इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां करता रहा मगर हालात ना सुधर सके। तंग आकर वापस जालिंधर आ गया हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रेल का टिकट खरीद सकता। बगैर टिकट के आया हूँ। हरपाल कौर मेरी मनगढ़ंत कहानी से बहुत मुतासिर हुई। कहने लगी, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ है जगदीश, पर तुम फिक्र न करो, मैं अपने पति से कहकर तुम्हें नौकरी दिला दूंगी। जाओ तुम पहले नहा धो लो। मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा कि अब उसकी हालत कैसी है। मुझे चौकीदार ने बताया है कि माताजी बीमार होकर अस्पताल में पड़ी हैं। हरपाल कौर ने ठंडी सांस भरकर कहा, बस वाहे गुरु अपनी कृपा करके माताजी को ठीक कर दें। तुम जाओ नहाओ। मैं गुस्ल खाने में जाकर खूब मल कर नहाया। हरपाल कौर ने मुझे खुदा जाने किसका इस्त्री किया हुआ खद्दर का कुर्ता पाजामा दिया। मैंने पहन लिया। नौकरानी चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेकर आ गई। हरपाल ने पूछा, तुम खाना खाओगे या सिर्फ चाय पियोगे? मैंने कहा, सिर्फ चाय पीऊंगा। हम चाय पीने और बातें करने लगे। हरपाल कौर मेरे सामने सोफे पर बैठी थी। कहने लगी, मेरा खामद सरदार यहाँ नहीं है, अम्बाले में है। मैं उससे फ़ोन पर तुम्हारी नौकरी के बारे में बात करूंगी, बल्कि मैं उससे तुम्हें नौकरी दिलवा कर रहूंगी। आखिर तुम बीए पास हो। बीए कर लिया था ना तुमने? जी हाँ, कर लिया था। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। मेरा दिल थोड़ा सा तेज होकर धड़का। आखिर ये पंजाब डीआईजी या खुदा जाने आईजी पुलिस की कोठी थी जहां पुलिस कभी फोन आ सकता था। हरपाल कौर ने फोन उठाया। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने लाइन पर जो दूसरा शख्स था उससे कहा, सरदार जी तो अम्बाले में ही है। हाँ क्या, अम्बाले में नहीं है? तो फिर दिल्ली फोन करके पता कर लो जहां वो 3 दिन से नहीं आए। उसने फोन रख दिया और जो कोई भी फोन पर बात कर रहा था उसको पंजाबी में छोटी सी गाली देकर कहने लगी, बुढ़ा खूसट सरदार नई नई तवायफों से ऐश करता फिरता है और ये पुलिस उसकी तलाश में इधर उधर फोन करते रहते हैं। मैं मालूम करना चाहता था कि टेलीफोन पर क्या बात हो रही थी। मैंने पूछा, क्या कोई खास बात थी? हरपाल कौर के खिजाब वाले काले स्याह बाल शानों पर खुले थे। वो उन्हें पीछे करके बोली, ये सिटी स्टेशन का SHO गुरमंदर सिंह था। कह रहा था कि अमृतसर जेल से पाकिस्तानी जासूस फरार हो गया है। इस सिलसिले में सरदार जी से कोई ऑर्डर लेना है। मैंने कहा, मुझे क्या पता बुढ़ा किस तवाइफ के कोठे पर है, जाओ जाकर दिल्ली में देखो। और अब उसने कपूरथले में किसी तवाइफ से याराना लगा लिया है। मेरी तरफ से जो मर्जी करे, मुझे हर माह किस्त मिल जाती है। मुझे तो ये सरदार वैसे भी जहर लगता है। हरपाल कौर सामने वाले सोफे से उठकर मेरे पास आ गई। उसकी साड़ी और ब्लाउज में से खुशबुएं उठ रही थीं।